नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जूनियर टीचर भर्ती की टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है और जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी की टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है। और आप लोगों को जानकारी लिए बताता है, जूनियर टीचर भर्ती में आपका चाहे आपका भाषा वाला सब्जेक्ट हो या फिर आपके आपके सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट हों या फिर गणित विज्ञान आदि के सब्जेक्ट हों, लेकिन आपका 50 प्रश्न आपका सीधे सीधे जनरल स्टडी के आने वाले हैं, सामान्य ज्ञान के आने वाले हैं, तो उसको कवर किया जा रहा है और लगातार टेस्ट सीरीज के माध्यम से कंप्लीट कराया जा रहा है। और हर टेस्ट सीरीज में 25 प्रश्न हो रहे हैं दोस्तों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और बहुत सारी सीरीज वहां पर दिया जा रहा है, तो आप सभी लोग फॉलो करिए। और एक बात और बता दूं, हमारे द्वारा जो भी टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है वह रामबाण है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसलिए परीक्षा होने तक आपको फॉलो करना ही होगा, फॉलो करिएगा। और जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के लिए भी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोनों सीरीज को फॉलो कर सकते हैं अपने अपने सुविधानुसार। और आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। और एक बात और बता दूं, जरूरी सूचना, कि जिनको भी जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी की जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी का 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ जिनको भी चाहिए, देखिए 1000-2000 प्रश्न नहीं है, 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ है जो जनरल स्टडी का है। जो 50 प्रश्न आपके जनरल स्टडी के आने वाले हैं उसके 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ है। जिनको भी चाहिए वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दर्ज है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, संपर्क कर लीजिएगा। लेकिन यह जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, यह आपका इसका जो मूल्य है वह 299 रुपया है। 299 रुपये में यह पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी। 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ मिलेगी जो जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही साथ यह जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, साथ ही साथ आपका जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जिनको भी चाहिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये जो मटेरियल है, ये जो पीडीएफ है, रामबाण है। और इस तरह से लगातार हमारी सभी सीरीज को फॉलो करते रहिए, जो भी वीडियो हैं उसको फॉलो करते रहिए। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्न पे आते हैं। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए ब्रीही शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ब्रीही शब्द का प्रयोग किया गया है चावल के लिए। विकल्प डी जो है वह सही है। ब्रीही या तंदुल आदि चावल के लिए प्रयोग किया गया है। गेहूं के लिए प्रयोग किया गया है गोधूम। तो यह सब ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, हड़प्पा की खोजकर्ता थे दयाराम साहनी, सही सुमेलित है। लोथल के जो थे रंगनाथ राव, यह भी सही सुमेलित है। सुरकोटदा के थे जगपत जोशी, यह भी सही सुमेलित है। धौलावीरा के बीके थापड़ नहीं थे, धौलावीरा के भी आपके जगपति जोशी ही थे। और तो यह आपका सुमेलित नहीं है, तो विकल्प डी जो है यह आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। प्रश्न 3 देखिएगा। और एक बार बता दूं, जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं दोस्तों बहुत ही रामबाण है, इसे बिल्कुल फॉलो करिएगा। और बाकी यूट्यूब चैनल की तरह हमारा यूट्यूब चैनल नहीं है, यहाँ पर जो प्रश्न दिए जा रहे हैं पूरी तरह से आयोग की तर्ज पे दिए जा रहे हैं, तो इसे फॉलो जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? तो राजा बिंबिसार के महल को बनवाया था किस वास्तुकार ने? महागोविंद नामक वास्तुकार ने बिंबिसार के महल को बनवाया था। बिंबिसार जो थे हर्यंग वंश के संस्थापक माने जाते हैं, तो विकल्प डी जो है वो सही है, बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध के देवता समझा जाता है? युद्ध का देवता यानी पुरंदर, युद्ध का देवता मतलब यानी पुरंदर किसे समझा जाता है? तो पुरंदर मतलब होता है, पुर मतलब होता है दुर्ग और दुर्ग को जीतने वाला, तो युद्ध का देवता किसे कहते हैं? इंद्र को। इंद्र मतलब विकल्प बी जो है वो सही है, इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। प्रश्न 5 देखिएगा, योग के आविष्कारक थे, और हर सीरीज में आपको 25 प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, और जो भी प्रश्न मिल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 5 देखिएगा, योग के आविष्कारक थे, तो योग के आविष्कारक कौन थे? तो वह थे पतंजलि, विकल्प सी जो है वो सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सबसे ज़्यादा वर्णित नदी कौन सी है? मतलब किस नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा बार हुआ है? तो सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? वह तो माना गया है सरस्वती नदी को, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्णित नदी जो है वह है सिंधु नदी। सिंधु नदी का वर्णन बहुत बार किया गया है। नदीतमा किसे कहा गया है? देखिए, नदीतमा, देवतमा, यह जो कहा गया है सरस्वती नदी को कहा गया है। और सबसे ज़्यादा वर्णन किस नदी का है? तो वह सिंधु नदी का है। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ एक बार हुआ है और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, तो यह ध्यान रखिएगा। प्रश्न 7 देखिएगा, टालमी जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो देखिए,
अशोक के भी राजनयिक संबंध थे टालमी फिलाडेल्फस के साथ, और अशोक का पिता था बिंदुसार, उसके भी राजनयिक संबंध थे टालमी फिलाडेल्फस के साथ थे। तो ये टालमी फिलाडेल्फस जो था वह मिस्र का शासक था, मिस्र का शासक था टालमी फिलाडेल्फस, मिस्र का शासक था। और इसने ही बिंदुसार के दरबार में डायनेसियस नामक राजदूत भेजा था, डायनेसियस नामक राजदूत भेजा था। तो ध्यान में रखिएगा इसे। और यह मिस्र का शासक था टालमी फिलाडेल्फस। और सीरिया का शासक कौन था? डाईमेकस। नहीं, सीरिया का शासक था एंटियोकस, जिसने आपका डाईमेकस को भेजा था। तो यह सब ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? अशोक के जो 14 शिलालेख हैं उसमें किस शिलालेख से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वह शिलालेख है रुम्मिनदेई स्तंभलेख, लुम्बिनदेई स्तंभलेख, विकल्प डी जो है सही है। इसी रुम्मिनदेई में जब अशोक यात्रा करता है तो वहाँ पर तीर्थ यात्रा कर को पूरी तरह से क्षमा कर देता है, और जो बलि होता है वह पहले 1/6 लिया जाता है, उसको हटाकर 1/8 कर देता है, इसी रुम्मिनदेई अभिलेख में। प्रश्न 9 देखिएगा, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो होयसल की प्राचीन राजधानी थी द्वार समुद्र, इसका जो वर्तमान नाम है वह क्या है? तो आपका यह होगा हलेबिड इसका नाम है, वर्तमान नाम है हलेबिड, विकल्प सी। प्रश्न 10 आइएगा। देखिए दोस्तों, जितने भी प्रश्न आप लोग को बताए जा रहे हैं पूरी तरह से आयोग की तर्ज पे हैं, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किस लिए जानी जाती है? गढ़ी मतलब दुर्ग, दुर्ग है गढ़ी मतलब, तो यही है हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किस लिए जानी जाती है? तो गढ़ी वह जगह होती थी जहां उच्च वर्ग के लोग बसते थे। जो पहला विकल्प ए जो है वही सही है। गढ़ी का मतलब होता था दुर्ग, और दुर्ग जो होता था वह नगर के पश्चिमी किनारे पर दुर्ग होता था, और वहां पर उच्च वर्ग के लोग बसा करते थे। तो विकल्प ए जो है वह सही है। प्रश्न 11 देखिएगा, नैनार कौन थे? देखिए, अलवार और नैनार दो थे। नैनार जो थे वह आपके शैव थे, और अलवार जो थे वह आपके वैष्णव थे। इस तरह से आप लोग को ट्रिक के माध्यम से थोड़ा देख लीजिएगा। नैनार का मतलब होता है, यहाँ पर नैनार से आप नयन निकाल सकते हैं, नयन। और त्रिनेत्र किसका होता है? तीन नेत्र किसके होते हैं? भगवान शिव के होते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नैनार जो थे वह शैव थे, शैव धर्मावलंबी। थोड़ा सा माइंड मैपिंग करके भी याद कर लिया जाता है अगर आपको वो लगता है तो। और अलवार जो थे वो वैष्णव थे। प्रश्न 12 देखिएगा, वैदिक कर्मकांडों में होता का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। मतलब होता किसे कहते हैं? तो देखिए, जो ऋग्वेद का विद्वान होता था उसे होता कहते हैं, ऋग्वेद के विद्वान को होता कहते हैं, तो होता का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद से। यजुर्वेद के जो विद्वान होते थे उन्हें अध्वर्यु कहा जाता था। जो सामवेद के विद्वान होते थे उन्हें उद्गाता कहा जाता है, और जो अथर्ववेद के विद्वान होते हैं उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। तो यह ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 13 देखिएगा, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से लेख में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश हैं? एक बात और सभी लोगों से बताना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करना है आप लोगों को। और जिनको भी मटेरियल चाहिए 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ जिनको भी चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप संपर्क कर लीजिएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, 299 रुपये उसका चार्ज है। आप लोग मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। साथ ही साथ आप लोग बता दें, जूनियर टीचर भर्ती में जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे आपका सब्जेक्ट आपका भाषा वाला सब्जेक्ट हो, चाहे सामाजिक विज्ञान वाला सब्जेक्ट हो, उसका भी हैंड रिटेन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स आपको मिल जाएगा। तो जो भी लोग सीरियस हैं संपर्क कर सकते हैं। देखिए, पूरी जो हैंड रिटेन नोट्स मिलेगी आपको, हैंड रिटेन नोट्स या कंप्यूटराइज नोट्स जो मिलेगा आपका अपना सब्जेक्ट का, जो 100 नंबर का आएगा था जूनियर टीचर भर्ती में, वह जो मिलेगा आपका 499 रुपये मिलेगा। 499 रुपये में पूरी संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल, हैंड रिटेन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जीआईसी पीजीटी से संबंधित मटेरियल लेना चाहते हैं, या फिर आपका यूपीटीजीटी पीजीटी से संबंधित मटेरियल लेना चाहते हैं, तो वो भी हैंड रिटेन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स मिल जाएगा। लेकिन इसका जो मूल्य है वो 499 रुपये है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, जो 7500 प्रश्न की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ आपको बता रहा हूँ, इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका जो मूल्य है वो 299 रुपये है, जो आपका जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, साथ ही साथ आपका जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। आइए इसलिए प्रश्नों पर आते हैं। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक लेख में खाद्यान्नों को देश में एक संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश हैं? तो देखिए, दो ऐसे अभिलेख हैं प्राचीन काल के जिससे जानकारी मिलती है कि प्राचीन काल में जब अकाल पड़ता था तो
राजा जो होता था वह संकट काल में खाद्यान्नों को बंटवाता था। तो देखिए एक अभिलेख है सुहगौरा अभिलेख। सुहगौरा अभिलेख जो है आपका गोरखपुर में मिलता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सुहगौरा ताम्रपत्र है। और इसमें यह जानकारी मिलती है, अशोक का अभिलेख है, इसमें यह जानकारी मिलती है कि खाद्यान्न को देश में संकट काल में सुरक्षित रखा जाता था, भंडारण किया जाता था और संकट काल में उसे बंटवाया जाता था। तो सुहगौरा ताम्रपत्र जो है वो आपका गोरखपुर में पड़ता है। और एक और अभिलेख है महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख जो है आपका पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है महास्थान अभिलेख। दोनों अभिलेखों में यह जानकारी मिलती है कि संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम साह्यादेश हैं। तो विकल्प ए जो है वो सही है, सुहगौरा अभिलेख। विकल्प ए जो है सही है। एक सुहगौरा याद रखिएगा, एक महास्थान याद रखिएगा। सुहगौरा जो है गोरखपुर में है और आपका महास्थान जो है पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न 14 देखिएगा, 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। तो 13वीं 14वीं सदी में भारतीय किसान किसकी खेती नहीं करते थे? गेहूं की, जौ की, चावल की, मक्का की। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत जल्दी मैं बहुत तेज़ गति से बोलता जा रहा हूं, तो आपके हाथ में मोबाइल है, आप अपने माध्यम से हमारी स्पीड को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, यह आपके अपने ऊपर है। हमारा प्रयास ये है कि हम चाहते हैं कि 18 अप्रैल को आपका परीक्षा होने वाला है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन मटेरियल आप लोग को मिल जाएंगे। तो यह इसीलिए अगर आपको लगता है कि मैं बहुत जल्दी बोलता जा रहा हूँ, तो बस इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मैं आपको दे सकूँ। बाकी आपके हाथ में मोबाइल है, आप हमारी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, तो मक्का की खेती नहीं करते थे। मक्का जो है पुर्तगालियों द्वारा लाया गया, बाद में 14वीं सदी में लाया गया था। तो विकल्प डी जो है वो सही है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य क्या है? महाभाष्य, रामायण, अष्टाध्यायी और महाभारत। तो देखिए सबसे पुराना जो हिंदू महाकाव्य है वह है रामायण। रामायण को चतुर्विशति संहिता भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक है। 24,000 श्लोक है इसे, इसलिए इसको चतुर्विशति संहिता बोलते हैं। और रामायण के रचनाकार जो थे महर्षि वाल्मीकि थे। और रामायण महाकाव्य जो है सबसे पुराना महाकाव्य है। अगर सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाए वह है महाभारत। महाभारत में कुल 1,00,000 श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक हैं, इसीलिए महाभारत को शतसहस्त्री संहिता भी बोलते हैं। शतसहस्त्री संहिता यह महाभारत को बोलते हैं। और चतुर्विशति संहिता किसे बोलते हैं? रामायण को बोलते हैं। प्रश्न 16 देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो एलोरा का गुफा मंदिर कहाँ है, किस जगह? तो एलोरा का जो गुफा मंदिर है वह आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। विकल्प ए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। प्रश्न 17 देखिएगा, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वह मल्ल राज्य में हुआ था। विकल्प सी जो है वह सही है। मल्ल जो गणराज्य था वह कुशीनगर में स्थित था। कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश में है। तो महापरिनिर्वाण जो हुआ था गौतम बुद्ध का वह मल्ल राज्य में हुआ था। विकल्प सी। प्रश्न 18 देखिएगा, विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है? तो विक्रम संवत प्रारंभ होता है 58 ईसा पूर्व से। विकल्प बी। शक संवत कब प्रारंभ होता है? शक संवत जो प्रारंभ होता है आपका 78 ईसा पूर्व से। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना किसने की थी? गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो राजेंद्र फर्स्ट ने किया था। विकल्प सी। और गंगैकोंड की उपाधि धारण की और गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना किया था राजेंद्र फर्स्ट ने। प्रश्न 20 देखिएगा, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक था। तो जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या था? मतलब वह एक ऐसा अध्यापक जो पढ़ाता जरूर था लेकिन वह जीविकोपार्जन हेतु पढ़ाता था, उस अध्यापक को कहते थे उपाध्याय। और जो बिना जीविकोपार्जन हेतु पढ़ाता था, वैसे ही फ्री सेवा करता था, वह आचार्य कहलाता था। तो जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। विकल्प सी। प्रश्न 21 देखिएगा, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। तो देखिए भूमि स्पर्श मुद्रा जो है यह भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा, सारनाथ में एक बुद्ध की मूर्ति मिली हुई है जो भूमि स्पर्श मुद्रा है। भूमि स्पर्श, भगवान बुद्ध भूमि को स्पर्श कर रहे हैं और बैठे हुए हैं। तो यह जो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा है यह किससे संबंधित है? किस युग से संबंधित है? कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से या राजपूत काल से? तो यह राजपूत काल से संबंधित है दोस्तों, राजपूत काल से। और यह प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि भूमि स्पर्श मुद्रा जो है किस काल की देन है? तो गुप्त काल की देन है। तो विकल्प बी जो होगा वह आपका गुप्त काल होगा। और यह सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा है, भूमि स्पर्श मुद्रा जो है सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा है, गुप्त काल से संबंधित है। प्रश्न 22 देखिएगा, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? पूर्व वैदिक काल में जो समाज के विभाजन का आधार था वह आपका
पेशा था, विकल्प डी। एक ही परिवार में कई लोग कई तरह के पेशे को अपनाते थे पूर्व वैदिक काल में, तो विकल्प डी जो है वह सही है। प्रश्न 23 देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालानुक्रम क्या है, मतलब सबसे पहले क्या क्या हुआ था ये बताना है। तो देखिए, सोने के सिक्के कब जारी हुए थे, हिंदू यूनानी शासकों के समय में जारी हुए थे, लगभग पहली सदी में। और आहत मुद्रा चांदी के सिक्के कब जारी हुए थे, यह आपका 600 ईसा पूर्व में, मतलब बुद्ध के काल में। लोहे का हल कब बना था, लोहे का हल आपका बना था 800 ईसा पूर्व में। और नगर संस्कृति का विकास कब हुआ था, नगर संस्कृति का विकास बहुत पहले हुआ था, बहुत पहले मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इस तरह से आप कालानुक्रम के हिसाब से लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपका 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1, मतलब विकल्प डी जो है वो सही है। प्रश्न 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है। तो प्रस्थान त्रय में क्या शामिल होता है, प्रस्थान त्रय में आपका शामिल होता है भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद शामिल होता है प्रस्थान त्रय में। तो यहाँ भगवत गीता हो गया, ब्रह्मसूत्र हो गया और उपनिषद हो गया। भागवत आपका प्रस्थान त्रय में नहीं शामिल होता है। तो कौन सा शामिल नहीं होता है, तो विकल्प ए जो है भागवत, वो शामिल नहीं होता है। अगर कहा जाए वेदत्रयी में कौन शामिल होता है, तो वेदत्रयी में आपके 3 वेद शामिल होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न 25 देखिएगा, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था। तो खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है यह आपका मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में कंदरिया महादेव मंदिर है, जो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। विकल्प डी जो है वो सही है, विकल्प डी, चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को। और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिनको भी चाहिए मटेरियल आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।